हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 327 पार्ट आ चुके हैं। यह हमारा पार्ट 328 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है, इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित क्यों रहते हैं, विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में करना है। आपने लिखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उपस्थिति 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसके वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। कभी कभी यह चक्रवात विनाशकारी रूप धारण कर लेता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कारक जिम्मेदार होते हैं। विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारक अत्यंत निम्न वायु दाब, उच्च आर्द्रता, उच्च वर्षा गहनता, उच्च तापमान, उच्च ज्वारीय तरंगे, अत्यधिक पवन वेग। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकतर दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित दिखाई देता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दशाओं के कारण होता है, जो निम्नवत इस प्रकार से हो सकते हैं। उस क्षेत्र का सागरीय तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना, सागरीय क्षेत्रों का छिछलापन होना, लगभग 200 मीटर की गहराई, जिससे सूर्यताप को अधिक से अधिक अवशोषित करने में सुगमता होती है। ITCZ अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तरी गोलार्ध में पाया जाना, पश्चिमी भागों में गर्म जलधारा जबकि पूर्वी भागों में ठंडी सागरीय जलधारा का पाया जाना। अर्थात उपयुक्त तथ्यों के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अधिकता विभिन्न दशाओं की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती, न कि सिर्फ एक दशाओं के कारण। देखिए यहाँ पे लिखा आपने अच्छा है, आपने सेकेंड पोर्शन को अच्छा बताया है, ये वाला पोर्शन, जबकि आपको इसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और सबसे बड़ी गलती जो आपने की है, हर एक पॉइंट तो डाला है लेकिन यहाँ पे एक मेजर पॉइंट नहीं डाला। कौन सा बताइए? कोरियोलिसिस बल के बारे में आपने यहाँ पे कहीं जिक्र ही नहीं किया, ना तो यहाँ पे ना तो पहले। ठीक है, यानी कि इस बात से एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि आपने हमारे फ्रेम को देखकर उत्तर नहीं लिखा है। ठीक है, जो कि गलत बात है। गलत इसलिए है क्योंकि हम अपने फ्रेम में मैक्सिमम पॉइंट को कवर कराते हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पॉइंट तो डालना ही डालना है, उसके बाद आपको अपना मौलिक चिंतन करके डालना है। ठीक है, एक तो ये काम। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप हमारे फ्रेम को फॉलो नहीं करते तो आपका क्रम टूट जाता है। आपको ये समझ में नहीं आ पाता कि हमें अपने उत्तर को कैसे लिखना है, किस क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, फ्रेम को देखा करिए। और अब तो हमने ऑडियो सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको बता देते हैं कि आपको प्रश्न को किस अनुरूप ढालना है। ठीक है, तो वैसा ही करिए। अब बात आती है कि प्रश्न आपने कैसा लिखा है। तो प्रश्न वास्तव में आपको यहाँ से शुरू करना था, इस जगह से, यहाँ से ऐसे शुरू करना था और इसको शुरू करने के बाद फिर इन पॉइंट्स को अच्छे से विश्लेषित करना था और फिर हाल के घटनाक्रम के कुछ चक्रवातों का उल्लेख करके इनकी प्रासंगिकता और इनकी नकारात्मकता को बता के अपना उत्तर कंप्लीट कर देना था। ऐसे बताना है। तो आप सोच रहे होंगे सर ऐसे तो आप बता दे रहे हो, आप ही करके बता दो, क्या जाता है आपका। तो बिल्कुल सही बात है, हम आपकी बात मानेंगे क्योंकि आपका आदेश सर आँखों पे। ठीक है, तो आपने जैसा कि कहा कि आप बता दीजिए, तो सबसे पहले हम बताएं उससे पहले 2-3 कमियां आपकी निकाल दें। और पहली कमी ये कि आप अपने उत्तर को प्रश्न को रिपीट ना किया करें। जैसे आपने ये किया ना रिपीट, इसको मत किया करें, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज़ से बड़ा गुस्सा आ जाता है। और वो तो गुस्सा आता है, साथ में आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि आपके लगभग 14 से 15 वर्ड बेकार हो जाते हैं। और यूपीएससी के एग्जाम में एक एक वर्ड की अपनी एक कीमत होती है। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। अब आपको लग रहा होगा सर करेंगे कैसे, इतनी देर से आप यही बता रहे हो, ये नहीं करना है वो नहीं करना, तो बता ही दो। तो ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको आप ऐसे लिखिए सीधा सा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उपस्थिति 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य होती है, जिसकी वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है।
फिर आप यहाँ से अब बताइए, हालांकि हाल के संदर्भ में इसकी बारंबारता देश की पृथ्वी के कई सारे भूभागों जैसे मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर में देखने को मिली है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार मानी जाती हैं, जो कि निम्नवत है। नंबर 1, यहाँ का सागरी तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। देखो, भाषा को ऐसे बदलना है, क्वेश्चन वैसा पूछा तो हमें उसी के अनुरूप ढलना है ना। तो इसलिए भाषा शैली को ही बदल देना है कि ऐसा निम्न परिस्थितियों के कारण होता है, जैसा कि इन क्षेत्रों का सागरीय तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यहाँ पर कोरिल्सिस बल की उपस्थिति होती है। यहाँ सागरीय क्षेत्रों का जो छिछलापन होता है वो अधिक होता है, जिससे सूर्य तप को अधिक से अधिक अवशोषित करने में सुगमता होती है। यहाँ ITC-Z का उत्तरी गोलार्ध में उपस्थिति होती है तथा यहाँ पश्चिमी भागों में गर्म जल धारा तथा पूर्वी भागों में ठंडी महासागरीय धारा का प्रवाह होता है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि ये परिस्थितियां न केवल इन्हें, अब यहाँ पे आप करिए, ये दिमाग लगाइए, उपयुक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि ये परिस्थितियां न केवल यहाँ चक्रवात की उत्पत्ति को जन्म देती हैं, बल्कि कभी कभी चक्रवात को विनाशकारी भी बना देती हैं, जिसके लिए वास्तव में यहाँ की ये परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब बता दीजिए, हाल ही के घटनाक्रमों में कई सारे चक्रवातों ने विश्व के अलग अलग जगह में अपने आप को मजबूती से इस्टेब्लिश किया है, जो कि वहाँ की इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करने में अहम रोल रहा है। जैसा कि भारत के संदर्भ में यास चक्रवात आप बता सकते हो। ठीक है, आप अभी का जो आया है चक्रवात उसका नाम बता सकते हो। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि अच्छा ये चक्रवात थे, बस इससे ज़्यादा आपको बताना नहीं है। और जब आप ये बता देंगे तो आप निष्कर्ष बता दीजिए कि देश की सरकारों को ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे स्थितियाँ। और यहाँ पे एक चीज़ और बताएं, बीच में ही आपको यहाँ बता देना है, विनाशकारी के बाद जब आप विनाशकारी वाली लाइन ऐड करेंगे ना, ये वाली, तो यहाँ बता देना है कि ये चक्रवात वास्तव में स्थल तक आते आते समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप बताएंगे कि ये चक्रवात स्थल तक आते आते समाप्त हो जाते हैं, तब आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। समझ गए? तो आप ऐसे लिखा करिए, थोड़ा भाषा शैली को प्रवाहित करिए, मतलब मज़ेदार बनाइए। और आप तो कर सकते हैं भाई, आपके हमने 2-3 आंसर शुरू में चेक किए, आपने वहाँ पे भाषा शैली को बहुत अच्छे से संयोजित किया है, तो यहाँ पर भी कीजिए। थोड़ा सा रुक कर आंसर लिखिए, सोच कर लिखिए। और अब तुम ऑडियो दे रहे हैं तो ऑडियो को भी एक बार सुनकर लिखा करिए कि अच्छा मास्टर ने ऐसे ऐसे कहा है कि यहाँ पॉइंट आएंगे, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएंगे। ठीक। और दूसरी बात, जैसे आप डायग्राम बनाते भी हो तो डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से डेकोरेट किया करो। कैसे डेकोरेट करोगे? अब इसी डायग्राम को देखो हम डेकोरेट कर देते हैं। आप ऐसे डायग्राम बनाएं, ठीक है, मान लीजिए पूरा ऐसे गोल नहीं बनेगा, हम मान के चलते हैं ऐसे आपने बनाया, ठीक। तो आप ये लाइनों को ऐसे मत किया करिए, होता क्या ना, यही गड़बड़ हो जाती है। आप इनको बिल्कुल इक्वल रखा करिए। दिमाग में पहले रख लो कि 6 पॉइंट है कि 5 है। मान लीजिए हमने सोचा 6 पॉइंट है, अभी हमने 5 पॉइंट कर दिए, यहाँ पे 5 पॉइंट हैं, 3 2 5, 3 3 6 आपके हैं, हमने 5 मान लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 पॉइंट एक ही जैसे हैं, अत्यधिक पवन वेग और उच्च ज्वारीय तरंगे, ये तापमान, ठीक है। इनको यहाँ पर एक साथ ऐसे लिख दीजिए कि अत्यंत निम्न वायुदाब, उच्च आर्द्रता, उच्च वर्षा गहनता, अत्यधिक पवन वेग, उच्च ज्वारीय तरंगे, ठीक। तो आपका उत्तर काफी बेहतरीन हो जाएगा और ये ऐसा लगेगा जैसे सन चल रहा है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ये डायग्राम ना पसंद हो तो आप ऐसे करके यहाँ पे डायग्राम बना दिया करें। ऐसे मान लीजिए फ्लावर बना दें, एक यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दें, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दें, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दें, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दें, तो एग्जामिनर को लगेगा इसने पेड़ बना दिया ऐसे करके, ठीक है। ये डेकोरेशन होना चाहिए। हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं है तो इसलिए आप बताएंगे नहीं। यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है बता सकते हैं आप? यहाँ आपको मैप बनाना चाहिए था कायदे से वर्ल्ड का, ठीक है। ऐसे करके आप देखिए, हमारे पास पेंसिल नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगी, तो फिर हम आपको डायरेक्ट मैप ही बनाना सिखा दिया करेंगे यहाँ पे, समझ गए। ऐसे आपका ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका का रीजन, देखो कितनी जल्दी जल्दी बनना है, ठीक है। ऐसे आप बनाया करिए, मतलब हैबिट बन जाएगी। देखो धीरे धीरे आप लोग बनाएंगे तो आपका फटाक से बन जाया करेगा, लेकिन अगर आप लोग कोशिश ही नहीं करेंगे तो बनेगा ही नहीं। और जब आपने सपोज करिए ऐसे मैप आपने बना दिया, यहाँ पे ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे आपने मान लीजिए मैप बना दिया इस जगह पे, ये थोड़ा सा वो हो गया है, बाकी आप समझ सकते हैं, ऐसे ही समझ जा रहे हैं कि वास्तव में वर्ल्ड ही बन गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ बता दीजिए, यहाँ बता दीजिए बंगाल की खाड़ी, ठीक। इसी के आगे आप बता दीजिए दक्षिणी चीन सागर। ये हमने ज़्यादा बड़ा बनाया, आपको छोटा बनाना है, ठीक। तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए कि किस तरीके से हमें उत्तर लिखना है, कहाँ पे मैपिंग का उपयोग करना है और किस तरीके से अपने आंसर को सही से बताना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।